नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ। पिछली बार मैंने प्रजातंत्र के सामाजिक पहलू पर बात की थी। अब मैं इसके राजनीतिक पहलू पर आता हूँ। पहली बात तो ये समझना होगा कि प्रजातंत्र कार्यप्रणाली यानी सरकार का रूप नहीं, ये समाज का रूप है। बहुत लोग ये नहीं समझते कि किसी प्रशासन से कहीं बढ़कर समाज तानाशाही हो सकता है। कोई भी कानून भीड़ को सज़ा नहीं दे सकता, वह तो मात्र इकलौते अपराधियों को सज़ा दे सकता है। कहने का भाव, कोई भी कानून सामाजिक नैतिकता और सामाजिक चेतना के विरुद्ध लागू नहीं किया जा सकता। सामाजिक चेतना ही कानून तय करती है और सामाजिक चेतना के खिलाफ जाने वालों के लिए जो दंड विधि होती है उसे कानून कहा जाता है। इसलिए प्रजातंत्र समाज का रूप है, प्रशासन का नहीं। सामाजिक प्रजातंत्र के लिए दो मूल भाव ज़रूरी हैं। पहला, अपने संगियों और अन्य सभी देशवासियों के प्रति अंतर्मन में सम्मान और समता का भाव, अथवा दूसरा, समाज में कोई कठोर, पृथक, विशिष्ट सामाजिक समूहों या वर्गों का ना होना। ऐसा इसलिए कि समाज में संबंधों का पूर्ण संचार और संपर्क का सर्वत्र प्रसार होना चाहिए। सबके सुख दुख साझे होने चाहिए। समाज के विभिन्न मत एक दूसरे को बताने और उनमें हिस्सा लेने के अवसर होने चाहिए, यानी सबकी भागीदारी होनी चाहिए। इसे भाईचारा कहा जाता है और यही प्रजातंत्र का दूसरा नाम है, क्योंकि इसमें हर कोई खुद विधिकर्ता यानी लॉ मेकर होता है। प्रजातंत्र में एक व्यक्ति अपने आप में एक सिद्धि होता है, वहीं से मूल अधिकारों का जन्म होता है। अधिकार सामाजिक चेतना की भेंट होते हैं और कोई भी कानून ऐसे अधिकारों को नहीं बचा सकता जो सामाजिक चेतना द्वारा भेंट ही ना हो। लेकिन हमारा समाज तो जाति प्रथा से ग्रस्त है। आप समझ सकते हैं कि ये तो प्रजातंत्र के दोनों मूल भावों के एकदम विरुद्ध है। ऊंची जाति वाले व्यक्ति के प्रति हमारे मन में घृणा है और नीची जाति वाले व्यक्ति के प्रति हमारे मन में तिरस्कार। या समता तो है ही नहीं, केवल विषमता छोड़िए, यहाँ तो श्रेणीबद्ध विषमता है। जाति के पैमाने पर जितना ऊपर जाएंगे उतने ही ज़्यादा अधिकार हैं और उतने कम कर्तव्य। जितना नीचे जाएंगे उतने कम अधिकार और बढ़ते कर्तव्य। अपने से ऊंची जातियों के हम दास हैं और अपने से नीची जातियों के हम मालिक। दूसरे तराजू पर भी हम फेल हैं। जातियां आपस में कठोर जलरोधी डिब्बे हैं जिनमें कठोर दीवारें हैं। सामाजिक जीवन में आपस में कोई संपर्क नहीं है। एक जाति के सुख दुख, उसके लोगों के मत, उनके हित आदि दूसरी जाति के लोगों को नहीं पता होते। अगर हों भी तो वह परस्पर विरोधी होते हैं। जातियों का आपस में और देशों का आपस में क्या फ़र्क है? अलग अलग देशों में आपस में रोटी बेटी व्यवहार नहीं होता और जातियों में भी नहीं है। एक फ़र्क ज़रूर है, देश एक दूसरे के जन्मजात गुलाम या मालिक नहीं होते, ना ही किसी एक व्यवसाय से बंधे होते हैं। जबकि जातियां जन्म से एक व्यवसाय से बंधी होती हैं और ये श्रेणीबद्ध विषमता के सिद्धांत पर आधारित हैं, जिसमें बढ़ते क्रम में जातियां मालिक और घटते क्रम में जातियां दास। हम तीसरी परीक्षा पर भी फेल हो जाते हैं। जाति प्रथा में व्यक्ति को एक सिद्धि छोड़िए, समाज भी सिद्धि नहीं है तो बस एक वर्ग, ब्राह्मण। सारी जातियां उसी के लिए हैं। धर्म दुनिया में जितने भी धर्म हैं उनकी किस्मों में या तो व्यक्ति सिद्धि होता है या फिर समाज, लेकिन यहाँ तो एक वर्ग ही सिद्धि है। जाहिर है कि हम प्रजातंत्र नहीं हैं। ये तो रही समाज की प्रस्तावना। दूसरी बात, इस विषय पर बात करने से पहले मैं बता दूं, अब आते हैं हमारे विषय पर, वो संविधान। इस विषय पर बात करने से पहले मैं बता दूं कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। पिछली बार मैंने शुरुआत में बताया था कि अमेरिका के मशहूर प्रबुद्ध मंडल द्वारा किए गए एक सर्वे से पता चलता है कि भारत में 80% से भी ज़्यादा लोग विशेषज्ञों का शासन चाहते हैं, यानी संविधान में पूर्णतः बदलाव। इस बहुमत को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक वह जिन्हें इससे निजी फ़ायदा होगा, लेकिन वह बहुत ही सीमित संख्या वाला वर्ग है। मुझे उनसे कुछ नहीं कहना, मेरा मतलब बहुसंख्यकों से है। मेरी राय में वे ऐसा इसलिए चाहते हैं क्योंकि वे निराशावादी, नाउम्मीद और उदासीन हो गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी नज़र में संविधान और उसके अंतर्गत कार्यप्रणाली की कार्यकौशलता
बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उन्हें लगता है कि अब संविधान के अंतर्गत कोई सुधार नहीं हो सकता। वह हताश हो गए हैं। सवाल पैदा होता है कि क्या ये समाधान ठीक है। मैं उनके इस मत से सहमत हूँ कि कार्यप्रणाली की कार्यकौशलता खत्म हो चुकी है। वे मानते हैं कि संविधान को 4th डिग्री कैंसर हो गया है, जबकि मेरी राय है कि अभी 3rd डिग्री कैंसर है और इसे कीमोथेरेपी देकर बचाया जा सकता है। उन्होंने लक्षण तो सही पकड़े हैं, पर मुझे संदेह है कि बीमारी का गलत निदान कर लिया है, इसलिए इलाज का चुनाव भी गलत है। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें हमारे संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता पर यकीन नहीं है या शक था। मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारे संविधान निर्माताओं ने अपनी दूरदृष्टि से ये दिन पहले ही देख लिया था और उन्होंने इसके लिए विशेष प्रावधान संविधान के अंतर्गत ही दे रखे हैं। इस नज़र से मैं इस विषय पर चर्चा करना महत्वपूर्ण समझता हूँ। आम धारणा है कि हम संविधान के कारण प्रजातंत्र हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया, प्रजातंत्र समाज का रूप होता है, संविधान नहीं। तो फिर ये संविधान के बारे में ऐसी धारणा क्यों है? ये भ्रम इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि बार बार इसे लोकतांत्रिक संविधान के नाम से पुकारा जाता है। जब संविधान निर्माता संविधान बना रहे थे तो उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी। देश में प्रजातंत्र चाहते थे, लेकिन उसके लिए समाज सुधार होना आवश्यक था। तो फिर संविधान कैसे बनाया जाए? उन्होंने एक विशेष किस्म का ढांचा बनाया जो सामाजिक क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने में सहायक हो। संविधान हमें महज राजनीतिक बराबरी देता है, सामाजिक बराबरी हमें इसके अंतर्गत खुद बनानी है। लेकिन इस आंदोलन की प्रतिक्रिया की मार झेलने के लिए इसमें कुछ विशेषताएं हैं। मैं इन सभी पर एक एक कर विस्तार से चर्चा करूंगा। पहली विशेषता, प्रजातंत्र के लिए खास किस्म की बहुमत चाहिए। आम धारणा है कि प्रजातंत्र मतलब बहुमत से फैसला लेने का अधिकार, लेकिन ये कथन अधूरा है। सिद्धांत ये है कि प्रजातंत्र यानी जो लोगों की सहमति से चलने वाली कार्यप्रणाली, ये बहुमत का राज तो होता है, लेकिन एक विशेष किस्म की बहुमत का। बहुमत दो प्रकार की होती है, एक राजनीतिक बहुमत और दूसरी सांप्रदायिक बहुमत। राजनीतिक बहुमत निर्मित होता है और अस्थायी होता है, जबकि सांप्रदायिक बहुमत पैदा होता है और स्थायी रहता है। इन दो किस्मों के बहुमत में भेद करने की ज़रूरत वहाँ पड़ती है जहाँ एक से ज़्यादा सांप्रदायिक समूह हों। ये सांप्रदायिक समूह मात्र धर्म के आधार पर नहीं होते, अपितु जाति समूह भी सांप्रदायिक समूह ही होते हैं। जैसे अलग अलग धर्मों के समूह आपस में रोटी बेटी का व्यवहार नहीं करते, वैसे ही अलग अलग जातियों के भी आपस में रोटी बेटी व्यवहार नहीं होता। जहाँ समूहों में आपस में संपर्क ना हो, वहाँ इन दो किस्मों की बहुमत में फ़र्क करने की ज़रूरत पड़ती है। प्रजातंत्र सही मायने में राजनीतिक बहुमत का राज है, ना कि सांप्रदायिक बहुमत। इसे थोड़ा स्पष्ट करने की ज़रूरत है। सांप्रदायिक बहुमत का अर्थ है बहुसंख्यकों की अल्पसंख्यकों पर तानाशाही। फिर ऐसे में इसे प्रजातंत्र नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग इसे शायद ना मानें, लेकिन उन्हें शायद याद रखना चाहिए कि अल्पसंख्यकों पर तानाशाही का नतीजा संविधान को खतरे में डाल देता है, क्योंकि ऐसा करने से संविधान के विरुद्ध भावना पैदा होती है और ये भावना आगे चलकर सारे ढांचे को तबाह करने की सक्षम होती है। इस सिलसिले में बर्क का कहना है, बल प्रयोग से समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं होता। ये नीति थोड़ी देर के लिए सफल हो सकती है, किंतु इससे पुनः दमन की ज़रूरत समाप्त नहीं होती। जिस राष्ट्र को बार बार जीतना पड़े, उस पर शासन नहीं किया जा सकता। दमन से अनिश्चय की स्थिति समाप्त नहीं होती। दमन से हमेशा आतंक पैदा नहीं होता और शस्त्र और सेना से विजय नहीं होती। यदि आप सफल नहीं होते तो कोई विकल्प शेष नहीं बचता, समझौते की कोई आशा नहीं बचती।
सत्ता और प्राधिकार कभी कभी दयालुता दिखाकर प्राप्त किए जा सकते हैं, किंतु उन्हें निरारूप और पराजित हिंसा द्वारा भिक्षा के रूप में कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। शक्ति के बल पर समस्या के समाधान के विरुद्ध ये तो आपत्ति है कि ये भी आपत्ति है, शक्ति के बल पर समस्या के समाधान के विरुद्ध ये भी आपत्ति है कि उससे जिस चीज़ को सुरक्षित करने का प्रयास किए जाते हैं वह विकृत हो जाती है। जनता की वफादारी को जीतने के लिए लड़ाई की जाती है, वह प्राप्त नहीं होती, हाथ लगती है निंदा, अवक्षा और निराशा। ये एक बिल्कुल सच्ची सलाह है। अगर किसी को फिर भी यकीन नहीं आता तो वह आज़ाद श्रीलंका का इतिहास पढ़कर देख सकता है। सांप्रदायिक बहुमत ना हो, इसलिए धर्म या जाति के आधार पर वोट मांगना भी गैर कानूनी है। इसी कारण संविधान में धर्मनिरपेक्षता ज़रूरी है। इसके अलावा और कोई विकल्प ही नहीं है। अगर आप हमारे मूल अधिकारों को देखें तो धर्म के खिलाफ, धार्मिक और जाति के नाम पर वोट मांगना गैर कानूनी घोषित किया गया है और ये मूल अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। दूसरा, संसदीय शासन कार्यप्रणाली बनाम राष्ट्रपति शासन प्रणाली। दोस्तों, आजकल एक मुद्दे पर बहुत बहस हो रही है। कहा जाता है कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति शासन प्रणाली होनी चाहिए, जैसे कि अमेरिका में होती है। हमारा संविधान संसदीय शासन प्रणाली के आधार पर बना है। दुर्भाग्यवश इस बहस में अब तक किसी ने भी शायद हमारे संविधान निर्माताओं की संविधान सभा में हुई बहस को नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा हो तो वह उसका जिक्र नहीं करते। जो इस बदलाव के पक्ष में हैं, मेरी राय में ये एक शरारत होगी। डॉक्टर अम्बेडकर हमारे संविधान की मसौदा कमेटी के अध्यक्ष थे। नवंबर 1948 में संविधान सभा में मसौदा संविधान को पेश करते वक्त डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने भाषण के दौरान इसका कारण बताया। उन्होंने कहा, अमेरिका में राष्ट्रपति पद सर्वोच्च पद है, प्रशासन उनमें निहित है। हमारे संविधान में राष्ट्रपति प्रतिनिधित्व करता है मगर वह शासन नहीं करता। अमेरिका का राष्ट्रपति और उसके सचिव कांग्रेस के सदस्य नहीं हो सकते। भारत संघ के अंतर्गत मंत्री संसद के सदस्य होते हैं, बल्कि संसद के सदस्य ही मंत्री बन सकते हैं। शासन की दोनों प्रणालियाँ निसंदेह लोकतांत्रिक हैं और दोनों में चुनाव करना आसान नहीं। लोकतांत्रिक कार्यपालिका को दो शर्तें पूरी करनी चाहिए। पहली, एक टिकाऊ कार्यपालिका हो। दूसरी, वह उत्तरदायी कार्यपालिका हो। दुर्भाग्यवश अभी तक ऐसी प्रणाली का पता नहीं चल पाया है जो दोनों बातें समान मात्रा में सुनिश्चित करती हों। ऐसी प्रणाली हो सकती है जो अधिक स्थिरता दे किंतु कम उत्तरदायी हो, अथवा ऐसी प्रणाली हो सकती है जो अधिक उत्तरदायी हो किंतु कम टिकाऊ हो। अमेरिका और स्विस प्रणालियों में स्थिरता तो बहुत है किंतु उत्तरदायित्व कम है। दूसरी ओर ब्रिटिश शासन प्रणाली उत्तरदायी तो बहुत है किंतु स्थिर कम है। इसका कारण स्पष्ट है। अमेरिकी कार्यप्रणाली एक संसदेतर कार्यपालिका है जो कि अपने अस्तित्व के लिए कांग्रेस में बहुमत पर निर्भर नहीं करती, जबकि संसदीय शासन प्रणाली अपने अस्तित्व के लिए संसद में बहुमत पर निर्भर है। संसदीय कार्यप्रणाली राष्ट्रपति शासन प्रणाली से ज़्यादा जिम्मेदार होती है। गैर संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका की जिम्मेदारी का मूल्यांकन 2 वर्ष में एक बार होता है। ये निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। संसदीय कार्यप्रणाली में कार्यपालिका के उत्तरदायित्व का मूल्यांकन रोज़ाना और आवधिक दोनों होते हैं। दैनिक मूल्यांकन संसद सदस्यों द्वारा प्रश्नों, संकल्पों, अविश्वास प्रस्तावों, स्थगत प्रस्तावों और अभिभाषण पर वाद विवाद के माध्यम से किया जाता है। आवधिक मूल्यांकन निर्वाचकों द्वारा किया जाता है, जो हर 5 वर्ष या इससे पहले भी हो सकते हैं।
उत्तरदायित्व का दैनिक मूल्यांकन अमेरिकी शासन प्रणाली में उपलब्ध नहीं है, जबकि ये महसूस किया जाता है कि आवधिक मूल्यांकन से ज़्यादा प्रभावकारी है तथा भारत जैसे देश में कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए स्थिरता की अपेक्षा उत्तरदायित्व को अधिमान दिया गया है। साफ है कि हमारे देश में इसलिए इसको संसदीय कार्यप्रणाली दी गई है क्योंकि ये उत्तरदायित्व ज़्यादा है और स्थिरता चाहे इसकी कम हो, लेकिन हमारे देश में जहाँ इतने समूह अलग अलग सभी के विरोधी समूह हैं और सबके अपने अपने हित हैं, वहाँ पर उत्तरदायित्व बहुत ज़रूरी है। ये हमारी इस संविधान सभा में हुई डॉक्टर अंबेडकर के दिए इस जवाब से स्पष्ट होता है। तीसरी कुछ और खास विशेषताएं। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे समाज में हमारी समाज की मिट्टी में लोकतंत्र की फसल की अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं। संविधान बनाते वक्त हमारे निर्माताओं ने एक समझौता किया। उन्होंने हमें राजनीतिक समता दी, विशेषकर विवश होकर, क्योंकि इसके आगे का काम समाज सुधारकों को करना था या फिर आने वाली पीढ़ियों को करना था। उनकी आशा थी कि समय के साथ सामाजिक आंदोलन होंगे। वे जानते थे कि सत्तारूढ़ ताकतें इनका विरोध करेंगी और लोगों को गुमराह करने के लिए अनेक चालें चलेंगी। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ये जानते हुए कि जब तक समाज में प्रजातंत्र की जड़ें गहरी नहीं हो जाती और लोगों के बीच पक्की दीवारें बिखर नहीं जाती, तब तक आंदोलन की मार झेलने के लिए उन्होंने एक ऐसा मजबूत ढांचा बनाया जो प्रतिक्रिया को झेल सके। अब मैं उनका विस्तार करता हूँ। पहला, शायद आप जानते होंगे कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे किसी राष्ट्र के लिए दुनिया का सबसे विशाल संविधान है, मगर मात्र ये सुनने से इसकी विशालता का पूर्ण एहसास नहीं हो सकता। तुलना करने से ये एहसास हो सकता है। इसमें 1,86,385 शब्द हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे नाइजीरिया का संविधान है, जिसमें 66,263 शब्द हैं। अमेरिकी संविधान में मात्र लगभग 7,000 शब्द हैं। शायद अब आप सही अंदाज़ा लगा पाएँ। सवाल है कि ऐसा क्यों? ये इतना लंबा क्यों है? ये सवाल शायद ही कोई पूछता हो। क्या हमारे निर्माताओं के पास कोई ख़ास वजह थी या बस यूं ही शब्दाडंबर के प्रति झुकाव था? इस सवाल का जवाब डॉक्टर अंबेडकर के मसौदा संविधान की प्रस्तुति पर उनके भाषण के अंतर्गत ही मिलता है। वह बताते हैं कि ये संविधान इसलिए लंबा है क्योंकि इसमें प्रशासन का अधिकांशत विवरण किया गया है। वे कहते हैं कि आमतौर पर प्रशासनिक विवरण यानी डिटेल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन संविधान का हिस्सा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे समाज में अभी संवैधानिक नैतिकता नहीं है। समाज में संवैधानिक नैतिकता ना होने के कारण इसमें डिटेल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक विवरण बहुत ज़रूरी है। वह समाज में अभी संविधान नैतिकता वह इतिहासकार ग्रोटे का हवाला देकर कहते हैं, किसी समाज में बहुसंख्यक में ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज में संवैधानिक नैतिकता का विसरण अभी स्वतंत्र और शांति चाहने वाले शासन की अभिन्न शर्त है, क्योंकि कोई शक्तिशाली या दुराग्राही अल्पसंख्यक भी जो इतना मजबूत ना हो कि वह अपने आप को सत्तारूढ़ कर सके, एक स्वतंत्र संस्था का काम करना असाध्य बना सकता है। संवैधानिक नैतिकता से ग्रोटे का अर्थ है संविधान के मूल्यों के लिए सर्वोपरि श्रद्धा, इन स्वरूपों के अधीन और इनके अंतर्गत कार्य करते हुए प्राधिकारी की आज्ञा मनवाना, फिर भी साथ ही निश्चित कानूनी नियंत्रण के अधीन होते हुए मुक्त भाषण की कार्रवाई की आदत के साथ तथा उन प्राधिकारियों के समस्त सार्वजनिक कृत्यों के विषय में उनकी अबाध आलोचना, जो कि दलगत मुकाबलों की कटुता के बीच हर नागरिक के मन में इस पूर्ण आस्था से युक्त भी हो कि संविधान के स्वरूप उनकी अपनी दृष्टि की अपेक्षा विपक्षियों की दृष्टि में कम पवित्र नहीं होंगे।
दोबारा से इसकी संवैधानिक नैतिकता का अर्थ ग्रोटे का क्या है कि संविधान के मूल्यों के लिए सर्वोपरि श्रद्धा, इन स्वरूपों के अधीन और इनके अंतर्गत कार्य करते हुए प्राधिकारी की आज्ञा मनवाना, फिर भी साथ ही निश्चित कानूनी नियंत्रण के अधीन होते हुए मुक्त भाषण की कार्रवाई की आदत के साथ तथा उन प्राधिकारियों के समस्त सार्वजनिक कृत्यों के विषय में उनकी अबाध आलोचना, जो दलगत मुकाबलों की कटुता के बीच हर नागरिक के मन में इस पूर्ण आस्था के साथ युक्त भी हो कि संविधान के स्वरूप उनकी अपनी दृष्टि की अपेक्षा विपक्षियों की नज़र में कम पवित्र नहीं होंगे। अम्बेडकर बताते हैं कि प्रशासन के स्वरूप में संविधान के स्वरूप से गहरा अम्बेडकर बताते हैं कि प्रशासन के स्वरूप का संविधान के स्वरूप से गहरा संबंध है। प्रशासन का स्वरूप संविधान के स्वरूप के लिए और उसी अर्थ में समुचित होना चाहिए। संविधान का स्वरूप बदले बिना केवल प्रशासन का स्वरूप बदलकर और उसे संविधान की भावना और आत्मा के प्रतिकूल या विरुद्ध बनाकर संविधान को निराधारित करना पूरी तरह संभव है। जहाँ लोग संवैधानिक नैतिकता से अति ओतप्रोत होते हैं, वहाँ हम प्रशासन का विवरण विधानमंडल पर छोड़ सकते हैं, लेकिन भारत में लोकतंत्र ज़मीन पर केवल ऊपरी हिस्से में है, जो अनिवार्यतः अलोकतांत्रिक है। इन परिस्थितियों में प्रशासन के स्वरूप को संविधान में ही समाविष्ट करना उचित होगा। ये था संविधान का बड़ा होने का कारण। अब इसी में कार्यकौशलता के खत्म हो जाने का राज भी छिपा है। पहली बात तो राजनीतिक और आर्थिक कार्यकौशल्य की भी अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि जब तक हम जाति मुक्त नहीं हो जाते या यूं कहूँ कि सामाजिक प्रजातंत्र नहीं बन जाते, तब तक समक्षता की अपेक्षाओं को सीमित रखना होगा, क्योंकि तब तक पूर्ण रूप से कार्यकौशलता नहीं आ सकती। लेकिन यहाँ तो कार्यकौशल्य मात्र सीमित नहीं, ध्वस्त हो गई है। लेकिन मैं आपको सही वजह बताना चाहता हूँ। इसकी वजह संविधान के मूल स्वरूप में नहीं, मगर प्रशासनिक स्वरूप में गूढ़ रीति से बदलाव लाए गए हैं, उनके कारण है। इन बदलावों के कारण जो आप इस देश में राजनीतिक प्रजातंत्र हटाकर विशेषज्ञों का शासन लागू करना चाहते हैं, वह आंशिक रूप से पहले ही हो चुका है। अगर समाज सुधार रुक गया है तो उसका कारण भी यही है। अजीब है ना? ज़रा कल्पना कीजिए कि जिस वजह से समस्या उत्पन्न हुई है, आप उसी को समाधान समझ रहे हैं। खैर, ये सब बातों का अर्थ यही है कि सही समाधान पूर्ण तौर पर विशेषज्ञों का शासन नहीं, बल्कि संविधान को पुनः प्राप्त करना होगा। ये कैसे होगा? उत्तर है उस पक्ष को चुनकर जिसकी विचारधारा संविधान की आत्मा से मिलती हो, जो संवैधानिक नैतिकता में विश्वास रखता हो। और अगर आपको पता लगाना है कि संविधान की आत्मा कहाँ है, तो मैं उद्देशिका की तरफ इशारा करूँगा। उद्देशिका ही संविधान की आत्मा है। एक और विशेषता मैं बता दूं कि हमारे संविधान के विषय में, वह ये है कि संविधान निर्माताओं ने संविधान इस प्रकार बनाया है कि कभी खूनी क्रांति की ज़रूरत ही ना पड़े। हमारे संविधान में संवैधानिक संशोधन करना बहुत आसान है। किसी संशोधन को संसद में 2/3 बहुमत और कम से कम आधी विधानसभाओं में आम बहुमत से मंजूरी मिल जाए तो वह संशोधन पारित हो जाता है। तुलना में अमेरिका में संवैधानिक संशोधन बहुत कठिन है। न सिर्फ कांग्रेस से 2/3 बहुमत चाहिए, मगर हर स्टेट असेंबली के पास हर प्रदेश असेंबली में पास होना चाहिए। और फिर राष्ट्रपति के पास विशेष अधिकार वीटो भी है। कनाडा में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान 1982 से पूर्व था ही नहीं। ऐसा इसलिए अब आप शायद समझ सकते होंगे कि हमारे देश में संशोधन करना हमारे निर्माताओं ने कितना आसान बनाया है। संविधान संशोधन करना कितना आसान बनाया है। ऐसा इसलिए निर्माताओं ने जेफरसन के कथन को ध्यान में रखते हुए जिसके अनुसार हर पीढ़ी एक नया राष्ट्र है, उसे पूरा हक है कि संविधान को अपने अनुसार बनाए। जहाँ ज़रूरत पड़ने पर भी संशोधन की प्रक्रिया ना हो या बहुत कठिन हो, वहाँ खूनी क्रांति के लिए रास्ता खुल जाता है या जायज़ कारण बन जाता है। लेकिन हमारे पास संविधान संशोधन का मामूली तरीका है। इसी वजह से हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि हम सांप्रदायिक बहुमत किसी को ना मिलने दें,
क्योंकि इससे संविधान का संतुलन बिगड़ जाएगा। ये तो बात हुई संशोधन की। अब भारत के संदर्भ में एक और कठिनाई पर आते हैं। जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ, हमारा समाज अनेकानेक जलरोधी डिब्बों में बटा है। सभी समूहों के हित अलग अलग ही नहीं बल्कि परस्पर विरोधी है। इसकी वजह जाति प्रथा जिसका जाल बड़े चालाकी भरे तरीके से फैला हुआ है, इससे एक कठिनाई पैदा होती है। अगर हम उद्देशिका को साकार करना है तो कुछ तो ऐसे सिद्धांत होंगे कि हर पक्ष विपक्ष को ध्यान में रखने होंगे। समस्या ये है कि किसी पक्ष या विपक्ष की नीतियों का सही पैमाना कैसे चुनें। जितने समूह उतने पैमाने। कुछ तो ऐसे न्यूनतम कदम या ऐसा न्यूनतम कार्यक्रम होगा जो हमें उद्देशिका की दिशा में ले जाएगा। जातिगत पैमाने बेकार हैं क्योंकि वह सिर्फ जाति हित पर आधारित हैं। हमारे निर्माताओं ने इसके लिए भी प्रावधान किया है। संविधान में इसका एक पूरा भाग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत को समर्पित है। अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। ये गैर न्याय संगत है, मतलब ये कोर्ट से लागू नहीं करवाए जा सकते, लेकिन ये बहुत उपयोगी सिद्धांत हैं। ये किसी सरकार के लिए नीति दर्शन का काम करते हैं। ये एक और महत्वपूर्ण काम करते हैं। ये आम जनता के लिए एक पैमाने का काम करते हैं जिसकी कसौटी पर लोग अपने अपने जाति हितों को भुलाकर ये परख सकते हैं कि क्या कोई सरकार उद्देशिका को साकार करने की दिशा में काम कर रही है या उससे उल्टा। ये परख आपको निर्वाचन के समय में किसे अपना मत देना है या वोट देना है, ये फैसला करने में सहायक होगी। बाकी सब पैमाने बेकार हैं। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत यूं तो किसी कोर्ट में न्याय संगत नहीं हैं, लेकिन निर्वाचन के समय जनता के कोर्ट में न्याय संगत ज़रूर हैं। एक और कारण है कि इनको बहुत खास महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है संविधान में। वो ये था कि हमें मात्र सामाजिक या राजनीतिक लोकतंत्र नहीं बनाना है, हमें आर्थिक लोकतंत्र भी बनाना है। लेकिन आर्थिक लोकतंत्र में सभी की अपनी अपनी राय है कि उसको सबके अलग अलग रास्ते हैं। जैसे साम्राज्यवादी सोचते हैं, उनका अपना एक मत है कि ऐसे इस तरह की अर्थव्यवस्था से हम निश्चित तौर पर आर्थिक लोकतंत्र को प्राप्त होंगे। पूंजीवादियों का अपना मत है, समाजवादियों का अपना मत है। तो इसलिए किसी को भी ऐसी अर्थव्यवस्था को आर्थिक जो लोकतंत्र की तरफ दिशा में कम से कम प्रेरित होनी चाहिए या उसको संविधान में इसको नहीं बताया जा सकता कि कौन सी ऐसी अर्थव्यवस्था है जो आर्थिक लोकतंत्र बना। सबके अलग अलग मत हैं और सबको हक है कि अपने मत के अनुसार वो बहुमत पाएं और उसको लागू करें और ताकि वो एक रिज़ल्ट पेश करें। लेकिन वो रिज़ल्ट का पैमाना क्या होगा? कैसे पता लगेगा कि हम आर्थिक गणतंत्र की तरफ या आर्थिक लोकतंत्र की तरफ जा रहे हैं? तो उनके लिए ये राजनीति के निदेशक सिद्धांत हैं अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51, जिनसे पता लगता है कि हम किस तरीके से हम क्या उसकी दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। हक सभी को है, पूंजीपतियों को भी, पूंजीवादियों को भी, साम्राज्यवादियों को भी, समाजवादियों को भी और भी अन्य भविष्य में आने वाली ऐसी विचारक अर्थव्यवस्थाएं, ऐसे विचार जिन्हें इसको साकार करने का मतलब जो इनको साकार करने का एक नया रास्ता ढूंढती हैं। रास्ते बहुत हैं लेकिन लक्ष्य एक ही होना चाहिए, वह लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र। इसकी वजह से ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स न्याय संगत नहीं बनाए गए। इनको कोर्ट लागू नहीं कर सकता है, लेकिन लोगों की कोर्ट में ये न्याय संगत है। ये तो थे राजनीति के निदेशक सिद्धांत। अब मेरी बातों को सुनते सुनते आप थक गए होंगे। मैं यहाँ ही समाप्त करना चाहता हूँ, मगर मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण आपको सुनाना है जिसके बिना ये अधूरा रहेगा। ये भाषण डॉक्टर अंबेडकर का संविधान सभा में
जो उन्होंने संविधान आत्मर्पित होने से ठीक एक दिन पहले 25 नवंबर 1949 ईस्वी को दिया था, ये समापन भाषण था जिसका शीर्षक है अराजकता का व्याकरण। ये भाषण यूँ तो बहुत लंबा है, लेकिन मैं सिर्फ एक भाग पढ़ूंगा जिसमें वह भविष्य के बारे में चिंता प्रकट करते हैं या उसके बारे में बात करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, यहाँ मैं अपनी बात समाप्त कर सकता था, लेकिन मेरे मन में हमारे देश के भविष्य को लेकर इतनी सारी बातें भरी हुई हैं कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि इस अवसर पे मैं अपने मन में उमड़ रही भावनाओं को व्यक्त करूँ। 26 नवंबर 1950 को भारत एक स्वाधीन देश बन जाएगा। उसकी स्वाधीनता का क्या होगा? क्या वह अपनी स्वतंत्रता बनाए रखेगा अथवा फिर खो देगा? ये पहला विचार मेरे मन में आता है। ऐसा नहीं है कि भारत पहले कभी स्वतंत्र देश नहीं रहा ही नहीं। बात सिर्फ ये है कि उसने अपनी स्वतंत्रता एक बार खो दी थी। क्या वह अपनी स्वतंत्रता दूसरी बार फिर खो देगा? ये विचार मेरे मन में भविष्य के लिए बहुत अधिक चिंता भर देता है। मुझे जिस बात से सबसे अधिक परेशानी होती है वह इस तथ्य को लेकर है कि भारत ने केवल अपनी स्वतंत्रता ही नहीं खोई थी, बल्कि वह स्वतंत्रता उसने हमारे अपने कुछ लोगों के द्वारा विश्वासघात और देशद्रोह किए जाने के कारण खोई थी। मोहम्मद बिन कासम द्वारा सिंध पर आक्रमण किए जाने के समय राजा दाहिर के सेनापति ने मोहम्मद बिन कासम के एजेंटों से घूस ले ली थी और अपने राजा की ओर से लड़ने से इनकार कर दिया था। वह जयचंद या जिसने मोहम्मद गौरी को भारत आने तथा वह जयचंद था जिसने मोहम्मद गौरी को भारत आने तथा पृथ्वीराज के साथ युद्ध करने का न्योता भेजा था तथा उसकी अपनी ओर से तथा सोलंकी राजाओं की ओर से सहायता करने का वचन दिया था। जब शिवाजी हिंदुओं की मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे तो अन्य मराठा सरदार और राजपूत राजा मुगल सम्राटों की तरफ से लड़ रहे थे। जब अंग्रेज़ सिख शासकों को तहस नहस करने की कोशिश कर रहे थे, उस समय उनका प्रमुख सेनापति गुलाब सिंह चुपचाप बैठा था और सिख राज्य को बचाने के लिए कोई सहायता नहीं की। 1867 में जब भारत के अधिकतर भागों में 1857 में जब भारत के अधिकतर भागों में अंग्रेज़ों के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष शुरू हो चुका था तो सिख चुपचाप खड़े रहे तथा मौन दर्शक बने रहे। क्या इतिहास स्वयं को दोहराएगा? इस विचार से मैं चिंता में पड़ जाता हूँ। चिंता इस तथ्य को महसूस करके और गहरी हो जाती है कि इनको जातियों और धर्मों के स्वरूप में मौजूद हमारे पुराने दुश्मन के अलावा यहाँ बहुत सारे राजनीतिक दल होने जा रहे हैं जिनके अलग अलग विचार होंगे और वह राजनीतिक विश्वासों के विरोधी होंगे, आपस में विरोधी होंगे। क्या भारतीय देश को अपनी जातियों के ऊपर रखेंगे या जातियों को अपने देश के ऊपर रखेंगे? अगर वह जाति को देश के ऊपर रखेंगे तो हमारी स्वतंत्रता दूसरी बार खतरे में पड़ जाएगी और संभवतः हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हमें इस स्थिति से स्वयं की रक्षा करनी चाहिए। हमें अपने खून के अंतिम कतरे से भी अपने स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा करनी होगी। 26 जनवरी 1950 को भारत इस अर्थ में एक लोकतांत्रिक देश हो जाएगा कि उस दिन लोगों के लिए और लोगों के द्वारा सरकार होगी। मेरे मन में वही विचार आता है। उसके लोकतांत्रिक संविधान का क्या होगा? क्या वह उसे संभाल कर रख पाएंगे या फिर से खो देंगे? मेरे मन में ये दूसरा विचार आता है जो मेरे मन की पहले की तरह चिंतित कर देता है। ऐसा नहीं है कि भारत को लोकतंत्र के बारे में पता ही नहीं था। एक समय था कि भारत में कई गणतंत्र हुआ करते थे। जहाँ तक राजतंत्र था भी तो वह या तो निर्वाचित होते थे या फिर सीमित अर्थ में थे। वे कभी भी पूर्ण राजतंत्र नहीं थे।
ऐसा नहीं है कि भारत को संसद या संसदीय प्रक्रिया की जानकारी नहीं थी। बौद्ध भिक्षु संघों के अध्ययन से ये पता चलता है कि ना सिर्फ वहाँ संसद हुआ करते थे, क्योंकि संघ और कुछ नहीं संसद का ही रूप थे, लेकिन साथ ही संघों को संसदीय प्रक्रिया के नियमों की जानकारी भी थी तथा उनका पालन भी किया जाता था, जैसे कि आधुनिक समय में होता है। बैठने की व्यवस्था संबंधी नियम, प्रस्तावों के संबंधित नियम, संकल्पों, गणपूर्ति, हित, विप, मतों आदि संबंधी नियम भी बने हुए थे। यद्यपि संसदीय प्रक्रिया के इन नियमों को बुद्ध द्वारा संघों की बैठकों में लागू किया जाता था, उन्होंने ये नियम अपने समय में देश में कार्यरत राजनीतिक सभाओं के नियमों से लिए होंगे। भारत ने उस लोकतंत्र प्रणाली को खो दिया। क्या वह दोबारा इसे खो देगा? मैं नहीं जानता, लेकिन भारत जैसे देश में ये बिल्कुल संभव है, जहाँ लंबे समय तक लोकतंत्र का प्रयोग नहीं होने के कारण ये बिल्कुल नया लगे। लोकतंत्र के स्थान पर तानाशाही आ जाने का खतरा है। इस नवजात लोकतंत्र के लिए ये संभव है कि उसका सहज रूप बरकरार रहे, पर वास्तव में तानाशाही का शासन शुरू हो जाए। यदि भूस्खलन होता है तो दूसरी बात की संभावना का खतरा कहीं अधिक हो जाता है। भूस्खलन यानी पूर्णतः बहुमत। यदि हम चाहते हैं कि लोकतंत्र की केवल खाल बचाकर ही नहीं रखें, बल्कि उसे वास्तव में बनाएं, तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे विचार से पहली चीज़ तो हमें ये करनी चाहिए कि हमें अपने सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संविधानिक तरीकों पर भरोसा रखना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें क्रांति के खूनी तरीकों का परित्याग कर देना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें नागरिक अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह का तरीका छोड़ देना चाहिए। आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ये संवैधानिक तरीका अपनाने का जब कोई रास्ता मौजूद नहीं हो, तो फिर गैर संवैधानिक तरीके को सही ठहराया जा सकता है। लेकिन जहाँ संवैधानिक तरीके का विकल्प हो, वहाँ इन असंवैधानिक तरीकों को अपनाने का कोई औचित्य नहीं है। ये तरीके और कुछ नहीं, अराजकता की शुरुआत हैं। जितना जल्दी उन्हें छोड़ दिया जाए, हमारे लिए उतना ही बेहतर है। दूसरी चीज़, हमें हमें सावधानी बरतनी चाहिए कि जो जॉन स्टुअर्ट मिल ने उन सभी के लिए कही थी है जिनकी रुचि लोकतंत्र को बचा कर रखने में, अर्थात अपनी स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी महान क्यों ना हो, उसके चरणों में अर्पित नहीं करनी चाहिए। उसकी शक्ति पर इतना भरोसा मत करो कि वह उन संस्थानों को ही पराधीन करने में समर्थ हो। देश की जीवन पर्याप्त सेवा करने वाले महान व्यक्तियों के प्रति आभारी रहने में कुछ भी गलत नहीं है। देश की जीवन पर्याप्त सेवा करने वाले महान व्यक्तियों के प्रति आभारी रहने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन आभार व्यक्त करने की भी सीमा है। जैसे कि आयरिश राष्ट्रभक्त डोनाल्ड ओ कर्नल ने ठीक ही कहा है कि कोई भी व्यक्ति अपनी सम्मान की कीमत पर आभार नहीं व्यक्त कर सकता। कोई भी महिला अपनी सुचिता की कीमत पर आभार नहीं व्यक्त कर सकती, और कोई भी राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता की कीमत पर आभार व्यक्त नहीं कर सकता। ये सावधानी भारत के मामले में किसी अन्य देश की तुलना में कहीं अधिक आवश्यक है, क्योंकि भारत में भक्ति मार्ग या नायक पूजा को राजनीति में बड़ा स्थान है। किसी अन्य देश की तुलना में इसकी भूमिका राजनीति में बहुत अधिक है। धर्म के मामले में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, लेकिन राजनीति में भक्ति या नायक पूजा गिरावट और तानाशाही लाने का मार्ग है। धर्म के मामले में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, लेकिन राजनीति में भक्ति या नायक पूजा गिरावट और तानाशाही लाने का मार्ग है। तीसरी चीज़ ये है कि हमें केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र में भी बनाना चाहिए। यदि राजनीतिक लोकतंत्र की जड़ में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो, तो राजनीतिक लोकतंत्र लंबे समय तक नहीं चल सकता। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है जीने का ऐसा तरीका जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को जीवन के सिद्धांतों के रूप में मान्यता दी जाए। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को अलग अलग नहीं माना जाना चाहिए। ना ही स्वतंत्रता और समानता को भाईचारे से अलग किया जा सकता है।
बिना समानता के स्वतंत्रता कुछ एक लोगों की बहुत सारे लोगों पर श्रेष्ठता कायम कर देगी। स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्ति की पहल को मार देगी। भाईचारे के बिना स्वतंत्रता और समानता नैसर्गिक रूप नहीं ले सकते। उन्हें लागू करने के लिए एक सिपाही की ज़रूरत पड़ेगी। हमें इस तथ्य को स्वीकार करके शुरुआत करनी चाहिए कि भारतीय समाज में दो चीज़ों का पूरा अभाव है। एक तो समानता। सामाजिक धरातल पर भारत में हमारा समाज खंडित असमानता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है कुछ लोगों को ऊपर उठाना, कुछ लोगों को नीचे गिराना। आर्थिक धरातल पर हमारे यहाँ ऐसा समाज है जिसमें कुछ लोगों के पास काफ़ी धन है, जबकि अधिकतर लोग भीषण गरीबी में जीते हैं। 26 जनवरी 1950 को हम परस्पर विरोधी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे यहाँ समानता होगी और सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में असमानता व्याप्त होगी। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत को मान्यता देंगे। हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक संरचना के कारण एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत को नकारते रहेंगे। इस विरोधपूर्ण जीवन को हम कब तक जारी रखेंगे? कब तक हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता से लोगों को वंचित रखेंगे? यदि हम लंबे समय तक इसे जारी रखेंगे तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को खतरे में डाल देंगे। हमें यथासंभव शीघ्र ही इन अंतर्विरोधियों को दूर कर लेना चाहिए, अन्यथा असमानता का दुख झेल रहे लोग राजनीतिक लोकतंत्र की संरचना को उड़ा डालेंगे, जिसे इस सभा ने इतनी मेहनत से तैयार किया है। दूसरी चीज़ है भाईचारे के सिद्धांत को मान्यता देना। भाईचारे का क्या अर्थ है? भाईचारे का अर्थ है सभी भारतीयों के बीच एवं साथ भाईचारे की भावना। यदि भारतीय होने का अर्थ है एक जैसे लोग, यही सिद्धांतक सामाजिक जीवन को एकता और एकजुटता का प्रभाव प्रदान करता है। इसे प्राप्त करना कठिन है। ये कितना कठिन है, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में ऑन अमेरिकन कॉमनवेल्थ नामक अपनी पुस्तक के खंड में जेम्स प्राइस द्वारा लिखी गई एक कहानी से महसूस किया जा सकता है। कहानी है, मैं इसे ब्राइस के शब्दों में ही व्यक्त कर रहा हूँ। कुछ वर्ष पहले अमेरिकी प्रोटेट एपिस्कोपल चर्च में उपासना पद्धति को संशोधित करने को लेकर एक त्रिवर्षीय सभा चल रही थी। सभी लोगों के लिए छोटे छोटे वाक्यों की प्रार्थना शुरू किए जाने को वांछनीय माना गया और न्यू इंग्लैंड के एक प्रख्यात धर्मविद ने इन शब्दों का प्रस्ताव किया, हे ईश्वर, हमारे राष्ट्र का कल्याण करें। उस क्षण दोपहर को उस वाक्य को स्वीकार कर लिया गया। उस वाक्य पर फिर से विचार करने के लिए अगले दिन फिर बैठक हुई तो बहुत सारे लोगों ने राष्ट्र शब्द के ऊपर आपत्ति करनी शुरू कर दी, क्योंकि इसमें राष्ट्रीयता एकता का निश्चित भाव था। उस शब्द को छोड़ दिया और उसके बदले ही ईश्वर संयुक्त राज्यों का कल्याण करें वाक्य को अपनाया गया। जब ये घटना हुई थी तब संयुक्त राज्य अमेरिका में इतनी कम एकजुटता थी कि अमेरिका के लोग ये सोचते थे कि वह एक राष्ट्र नहीं है। यदि संयुक्त राज्यों के लोग ये महसूस नहीं कर सकते कि वह एक राष्ट्र के रूप में नहीं है, तो भारतीयों के लिए ये सोच पाना कितना कठिन है कि वह एक राष्ट्र हैं। मुझे वह दिन याद है जब राजनीतिक विचारधारा से ग्रसित होकर कुछ भारतीयों में भारत के लोगों की अभिव्यक्ति पर आपत्ति की थी। ये लोग भारत राष्ट्र है, एक बड़ा धर्म है। ये लोग कहते हैं भारत राष्ट्र है, एक बड़ा भ्रम। वे लोग जो कहते हैं कि भारत राष्ट्र है, ये एक बड़ा भ्रम है। कई हज़ारों जातियों में बटे लोग एक राष्ट्र कैसे हो सकते हैं? जितनी जल्दी हो सके हमें ये स्वीकार कर लें कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अर्थों में हम एक राष्ट्र नहीं हैं, हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि फिर हम राष्ट्र को रूप में होने की ज़रूरत को महसूस कर सकेंगे और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तरीके ढूंढने पर गंभीरतापूर्वक सोचेंगे। इस लक्ष्य की प्राप्ति करना बहुत कठिन है। संयुक्त राज्य से भी अधिक कठिन है। भारत में जातियां हैं, जातियां राष्ट्र विरोधी हैं। सबसे पहले तो ये है कि उनके कारण सामाजिक जीवन में पृथकता आती है। वह लोग राष्ट्र विरोधी भी हैं क्योंकि विभिन्न जातियों के बीच
ईर्ष्या और वैमनस्यता का भाव पैदा होता है। लेकिन यदि हम वास्तव में एक राष्ट्र बनने के इच्छुक हैं तो हमें इन सभी कठिनाइयों से उबरना होगा। राष्ट्र होने पर ही भाईचारा आ सकता है। भाईचारे के बिना समानता और स्वतंत्रता पैंट की क्रीज से अधिक गहरी नहीं मानी जा सकती। हमारे सामने जो कार्य बाकी है उनके बारे में मेरा ये विचार है। ये कहने का कोई लाभ नहीं है कि हम देश में राजनीतिक ताकत लंबे समय तक कुछ लोगों का एकाधिकार रही है और अधिकतर लोग उसके बोझ से दबे नहीं रहे हैं, बल्कि उसकी शिकार भी होते रहे हैं। इस एकाधिकार ने ना सिर्फ उन लोगों को अपनी बेहतरी के मौके से वंचित होना पड़ा है, इस कारण उन लोगों की ज़िंदगी अपना महत्व भी खोती रही है। ये दलित वर्ग शासित होते होते थक चुके हैं। उन लोगों में स्वयं शासन करने की अधीरता व्याप्त है। वर्गों में मौजूद इस आत्म भावना को वर्ग संघर्ष या वर्ग युद्ध में बदलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इससे सभा में विभाजन हो जाएगा। यह वास्तव में विनाश का दिन होगा। जैसा कि अब्राहम लिंकन कह चुके हैं कि स्वयं में विभाजित सभा लंबे समय तक नहीं चल सकती। इसलिए आप उनकी आकांक्षा को जितना जल्दी समायोजित किया जा सके, ये उन मुट्ठी भर लोगों की बेहतरी, देश की बेहतरी, इसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने की बेहतरी और इसकी लोकतांत्रिक संरचना को जारी रखने की बेहतरी के लिए ज़रूरी होगा। हम जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और भाईचारा स्थापित करके ही हो सकते ये जीवन में सभी क्षेत्रों में समानता और भाईचारा स्थापित करके ही हो सकता है। मैं सभा को आगे और नहीं थकाना चाहता हूँ। स्वतंत्रता निसंदेह खुशी की बात है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि स्वतंत्रता हम लोगों पर जिम्मेदारियाँ भी डालती है। स्वतंत्र होने के बाद सभी गलत बातों के लिए अंग्रेज़ों को दोषी ठहराने का बहाना समाप्त हो चुका है। यदि इसके बाद कुछ भी गलत होता है तो हम स्वयं के द्वारा लोगों के लिए वाली बात करने पर उदासीन हैं। यदि हम संविधान को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं तो हम लोगों के द्वारा शासन के सिद्धांत को सिद्धांत को स्वीकार करना चाहिए। हमें संकल्प लेना चाहिए कि हमारे मार्ग में व्याप्त बुराइयों की पहचान जल्दी करेंगे, जो लोगों के लिए पर शासन करने की व्यवस्था को प्राथमिकता देते हैं। हमें ऐसे लोगों को निकालने की पहल करने में कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। देश की सेवा करने का यही एकमात्र तरीका है। मुझे और किसी बेहतर तरीके की जानकारी नहीं। शुक्रिया।